ये कोई विदेशी हमलावर का काम नहीं था। ये थे मगध के राजकुमार अशोक। एक रात और नावे भाइयों की काती हुई गर्दानें। पर आखिर क्यों? एक बेटे ने अपने ही पिता के वंश को मिटाने की कसम खा ली थी। इसके पीछे छिपा है सत्ता का एक ऐसा काला सच और बदले की वो आग जो आज भी आपका दिल दहला देगी। जिन्होंने गद्दी पाने के लिए पतलीपुत्रा की धरती को आपनों के ही खों से लाल कर दिया था। साम्राज्य बनने से पहले के इस खूनी इतिहास को जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी उस दौर की है जब भारतवर्ष पर मौर्य साम्राज्य का सूर्य अपनी पूरी चमक के साथ दमक रहा था। चंद्रगुप्त मौर्य ने जिस विशाल अखंड भारत की नींव रखी थी, उसे उनके बेटे बिंदुसार ने और भी मजबूत बना दिया था। पतलीपुत्रा दुनिया के सबसे आमेर और ताकतवर शहरों में गिना जाता था, लेकिन महलों की ऊंची देवरों के पीछे रेशमी पर्दों की आध में एक भयानक साजिश सांस ले रही थी। बिंदुसार के कई रानियां थीं और उनसे जन्मे कई पुत्र थे। लेकिन सत्ता का असली खेल दो भाइयों के बीच था। एक तरफ था सुसिम, जो बिंदुसार का सबसे प्रिय बेटा था, और दूसरी तरफ था अशोक, जिसे उसके पिता अपनी आंखों के सामने देखना भी पसंद नहीं करते थे। अशोक का बचपन किसी राजकुमार जैसा नहीं बीता था। उनकी मां सुभाद्रंगी, जिन्हें धर्मा भी कहा जाता था, एक साधारण परिवार से थी। कहा जाता है कि अशोक देखने में बहुत सुंदर नहीं थे। उनकी त्वचा खुरधारी थी, जिसे देखकर राजा बिंदुसार को घृणा होती थी। यही घृणा नाहे अशोक के दिल में एक नासूर बन गई थी। बचपन से ही उन्होंने ये महसूस कर जलकर पूरे मौर्य वंश को जलाने वाली थी। वो समझ चुके थे कि अगर उन्हें अपना हक चाहिए तो मांगना नहीं, चहना पड़ेगा। जैसे जैसे राजकुमार बड़े हुए, सुसिम और अशोक के बीच की खाई और गहरी होती गई। सुसिम को दरबार में हर सुख सुविधा मिलती थी। उसे भविष्य का साम्राट माना जाता था। चपलोस मंत्री हमेशा उसके इर्द गिर्द मंडराते थे। वहीं अशोक को हमेशा दूर रखा जाता था। बिंदुसार ने अशोक की कबलियत को दबाने के लिए और सुसिम का रास्ता साफ रखने के लिए अशोक को अक्सर मुश्किल अभियानों पर राजधानी से दूर भेज दिया। लेकिन अशोक के अंदर कूटनीति और युद्ध कौशल का एक ज्वालामुखी धड़क रहा था। उन्हें तक्षशिला के विद्रोह को कुचलने के लिए भेजा गया, जहां सुसिम नाकाम हो चुका था। तक्षशिला में अशोक ने तलवार से ज्यादा अपनी कूटनीति का इस्तेमाल किया। उन्होंने विद्रोह को इतनी बेरहमी और चातुराई से कुचला कि उनकी जय जयकर रहने लगी। ये बात सुसिम को नगवर गुजरी। आर सताने लगा कि कहीं उसका ये कुरूप भाई उसकी गड्डी न छीन ले। इसी दह के चलते बिंदुसर ने अशोक को फिर से निर्वासित कर दिया। इस बार उज्जैन के गवर्नर के रूप में। उज्जैन में
अशोक ने खुद को एक शासक के रूप में ढाला। उज्जैन भेजना सुसिम की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। वहीं उनकी मुलाकात विदिशा की देवी से हुई। अशोक जानते थे कि वो अकेले सुसिम और पिता बिंदुसर की विशाल सेना का सामना नहीं कर सकते। उन्हें एक चाणक्य की जरूरत थी और वो कमी पूरी की राधागुप्त ने। वो चाणक्य के ही वंशज या शिष्य माने जाते थे। राधागुप्त ने तय किया कि मौर्य साम्राज्य का अगला सम्राट सुसिम नहीं बल्कि अशोक होगा। सुसिम के अहंकार से तंग आ चुके। It is my destiny, mine alone. The river is rising, brother. Soon it will consume everything. साल 273 ईसा पूर्व कि सम्राट बिंदुसार बेमर हैं और मृत्यु शैया पर हैं। ये खबर जंगल में आग की तरह फैली। सुसिम उस वक्त तक्षशिला में था। उसे संदेश भिजवाया गया। विद्रोह दाबने में व्यस्त। कि पिता अंतिम सांसें ले रहे हैं। लेकिन यहां राधागुप्त ने अपना खेल शुरू कर दिया था। सुसिम अपनी विशाल सेना के साथ पतलीपुत्रा की ओर दौड़ा। उन्होंने अशोक को गुप्त संदेह भेजकर पहले ही पतलीपुत्रा बुला लिया था। जब बिंदुसार अपनी अंतिम सांसें ले रहे थे, लेकिन राधागुप्त ने परिस्थितियों को ऐसा मोड़ा। तो उन्होंने सुसिम को अपना उत्तराधिकारी घोषित करने की इच्छा जताई। कि अशोक वहां पहले पहुंच गए। कहा जाता है कि मृत्यु शैया पर पड़े बिंदुसार ने जब अशोक को राजसी वस्त्रों में देखा तो वो क्रोधित हो उठे। वो नहीं चाहते थे कि अशोक गद्दी पर बैठे। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सम्राट की मौत के साथ ही पतलीपुत्रा एक युद्ध के मैदान में बहल गया। बिंदुसार ने गुस्से और निराशा में दुम तोड़ दिया। सुसिम अपनी सेना लेकर राजधानी के द्वारे पर पहुंच चुका था। उसे लगा था कि वो आसानी से अशोक को हटा देगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि अशोक ने राधागुप्त के साथ मिलकर क्या जाल बिछाया है। पतलीपुत्रा के मुख्य द्वार पर एक भयानक खड्ग खोड़ा गया था। पतलीपुत्रा के मुख्य द्वार पर एक भयानक खड्ग खोड़ा गया था, जिसे जलते हुए अंगारों से भर दिया गया। और ऊपर से उसे घास फूस और मिट्टी से ढक दिया गया।
और ऊपर से उसे घास फूस और मिट्टी से ढक दिया गया। Charge! Crush them underfoot! Forward to victory! जैसे ही सुसिम क्रोध में अंधा होकर अपनी सेना के साथ मेहाल की ओर बढ़ा, वो और उसके अग्रिम पंक्ति के सैनिक सेढ़े उस जलते हुए नारक में जा गिरे। जिस भाई ने अशोक को हमेशा नीचा दिखाया था। वो आज उसी के बिछाए जाल में तड़प तड़प कर मर रहा था। लेकिन अशोक का बदला अभी पूरा नहीं हुआ था। सुसिम की मात तो सिर्फ शुरुआत थी। He knows we are here. We need to move the prisoner now before the captain arrives. अशोक जानते थे कि बिंदुसार के बाकी बेटे, जो सुसिम के समर्थक थे, कभी भी उनके खिलाफ बगावत कर सकते हैं। The empire is vast and my rule is absolute. These lands will know peace by my command. बौद्ध ग्रंथों, विशेषकर देववामसा और महावामसा में लिखा है कि अशोक ने अपने 9वें सौतेले भाइयों को चुन चुन कर मौत के घाट उतार दिया। ये कत्लेआम कई दिनों तक चला, जिसे सिर्फ सैनिकों के जोतों की आवाज और तालवरों की खानक तोड़ती थी। कहा जाता है कि अशोक ने सिर्फ अपने सागे भाई विताशोक को छोड़ दिया, बाकी सभी का सफाया कर दिया। पतलीपुत्रा की गालियों में सन्नाटा पसर गया था। इन लाशों को ठिकाने लगाने के लिए पतलीपुत्रा में एक कुआं था, जिसे आज अगम कुआं के नाम से जाना जाता है। किंवदंतियां कहती हैं कि अशोक ने अपने भाइयों के सिर काटकर इसी कुएं में फिकवा दिए थे, ताकि देखने वाले की रूह कांप जाए और कोई भी भविष्य में अशोक की सत्ता को चुनौती देने की जुर्रत न करे। जो खूनी इतिहास का गावा है, इस भयानक रक्तपात के कारण ही अशोक को चंदा शोका है। लेकिन गड्डी मिलने के बाद भी अशोक का राज्याभिषेक तुरंत नहीं हुआ। यानी क्रूर अशोक की उपाधि मिली। गृह युद्ध और विद्रोहों को पूरी तरह शांत करने में उन्हें 4 साल लग गए। 269 ईसा पूर्व में जाकर उनका विधिवत राज्याभिषेक हुआ। ये 4 साल का अंतराल बतता है। मागध के भीतर कितना गहरा संघर्ष चल रहा था। जो मंत्री और सेनापति सुसिम के वफादार थे, उन्हें भी अशोक ने नहीं बख्शा। एक कहानी के अनुसार जिन मंत्रियों ने बिंदुसार के समय अशोक का अपमान किया था, मोल दिए। अशोक ने उन्हें एक बागीचे में बुलाया। उस बागीचे में अशोक ने उन मंत्रियों से पूछा कि वे किस पेड़ को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। तो अशोक ने हंसते हुए उन सभी 500 मंत्रियों का वहीं सिर कलम करवा दिया।
उनका संदेश साफ था। अब मगाध में सिर्फ एक ही इच्छा चलेगी और वो है साम्राट अशोक की। अशोक ने वावदरी की नई परिभाषा लिखी, जो दर की स्याही से लिखी गई थी। उनकी क्रूरता का किस्सा यहीं खत्म नहीं होता। अशोक ने विरोधियों को सजा देने के लिए एक विशेष कारागार बनवाया था, जिसे अशोक का नारक कहा जाता था। ये बाहर से देखने में एक खूबसूरत महल जैसा लगता था, लेकिन अंदर ये यातनाओं का घर था। जिसके बारे में कहा जाता है कि वो अपनी क्रूरता में यामराज से भी आगे था। यहां उन्होंने जिरिका नहम के एक जल्लद को नियुक्त किया था। इस नारक का नियम था कि जो भी इसके अंदर जाएगा वो कभी जीवित बाहर नहीं आएगा। लोगों को उबलते तेल में तलना। लोहे के गर्म खांबों से चिपकाना, ये सब वहां आम बात थी। अशोक का ये रूप इतिहास अक्सर छिपा लेता है। हम उन्हें कलिंगा युद्ध के बाद के पछतावे से जानते हैं, लेकिन उस पछतावे तक पहुंचने के लिए ये वो दौर था जब अशोक का मानना था कि शक्ति ही सत्या है। ये जानना जरूरी है उनके साम्राज्य की सीमाएं फैलती जा रही था, लेकिन उनकी प्यास नहीं बुझ रही थी। कश्मीर से लेकर मिसोरे तक हर जगह अशोक का डंका बज रहा था, लेकिन एक स्वतंत्र राज्य अब भी उनकी आंखों में घातक रहा था। कलिंगा। हमला सिर्फ साम्राज्य विस्तार नहीं थी, बल्कि अशोक के अहंकार की तुष्टि भी थी। This position by the Bay of Bengal is critical for our southern campaigns. We must move now. The terrain is difficult, but we will secure it. लेकिन कलिंगा के युद्ध से पहले जो अशोक हमें दिखाई देते हैं, वो एक ऐसा शासक है जिसके लिए मानवीय संवेदनाओं का कोई मोल नहीं था। अपने 99 भाइयों की हत्या, मंत्रियों का कत्लेआम और नारक का निर्मन।
ये सब एक ऐसे व्यक्ति की तस्वीर बनाते हैं जो अंदर से बेहद असुरक्षित और हिंसक था। क्या ये सब सिर्फ सत्ता के लिए था, या ये उस बचपन के अपमान का बदला था जो उन्हें अपने पिता और भाइयों से मिला था? इतिहासकार मानते हैं कि अशोक की ये क्रूरता ही बाद में उनके भारी पश्चाताप का कारण बनी। जब कलिंगा के मैदान में उन्होंने लाखों लाशें देखें, तो शायद उन्हें उन 99 भाइयों की याद आ गई होगी। शायद उन्हें उस नरक की याद आई होगी जो उन्होंने खुद बनाया था। Music slows. वो बदलाव एक सब नेक रात में नहीं आया था।